हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि कल के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी और RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी। आज हमारा है डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिफेक्टिव जीन। डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स ऑन ऑटोसोम्स। अगर ऑटोसोम्स में डिफेक्टिव जीन्स हैं, ठीक है, आई थिंक ऑटोसोम्स एलोसोम्स ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये मैन और विमेन यानी मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करते हैं। इनको हम दो उसमें सब डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक क्या होंगे, रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी जो रिसेसिव जीन के वजह से होंगे, रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, और एक होंगे जो डोमिनेंट जीन की वजह से होंगे। तो ये क्या होंगे, डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं। बहुत छोटा सा है। ये क्या होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि डिफेक्टिव जीन्स के प्रेजेंस के वजह से होंगे जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, जो कि डोमिनेंट है। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई डिफेक्टिव जीन चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, इन दोनों ही केसेस में ये इंडिविजुअल जो होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो होगा, उसको ये डिसऑर्डर होगा। क्योंकि किस जीन की वजह से हो रहा है, डोमिनेंट जीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जब ये जीन जो डोमिनेंट जीन है वो एब्सेंट होगा, उसी केस में दोनों पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से, तभी ये डिसऑर्डर उस इंडिविजुअल को नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। पॉलीडेक्टाइली मतलब जब आप देखते हो कि एक्स्ट्रा डिजिट हो जाती है, जैसे किसी के हाथ में 6 उंगलियां हो गई, पॉलीडेक्टाइली है। या फिर ब्रैकीडेक्टाइली है। ब्रैकीडेक्टाइली क्या होता है कि एबनॉर्मली छोटी उंगलियां जब होती हैं उसे ब्रैकीडेक्टाइली बोलते हैं। ठीक है, और एक डिजीज़ है ह्यूटिंगटॉन्स डिजीज़, ह्यूटिंगटॉन्स डिजीज़। इसमें कुछ नहीं, आपको क्या होगा ना, MCQs में दे देंगे कि इसमें से कौन सा डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको ह्यूटिंगटॉन्स कोरिया बोलते हैं, पूरा नाम इसका ये है। इसमें क्या होता है कि ना, वैसे जो वॉलंटरी मसल्स होती है उनको तो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो वॉलंटरी मसल्स होती है उनकी भी अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग होती है। और जब इंसान 25 से 50 साल के बीच में ये डिजीज़ जो है आपको दिखेगी, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि हाँ, ये इंडिविजुअल इस डिजीज से अफेक्ट है, ह्यूटिंगटॉन्स कोरिया से। और इसमें फिर इसी जो एज होती है उसके बीच में मेंटल डिटीरियोरेशन भी उस इंडिविजुअल का होता है। डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स बस इतने ही है, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब है मेन है रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। ये क्यों होगा कि जब रिसेसिव जीन की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर होगा, जब रिसेसिव जीन है, डोमिनेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर वो जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी ये डिसऑर्डर होगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो वो नहीं देखेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा ना। तो इसमें पहली है एल कैप्टोन्यूरिया, जो मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में। इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एल कैप्टोन केमिकल होता है, या फिर आप इसको होमोजेंटिसिक एसिड भी बोलते हैं, एल कैप्टोन। ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है बॉडी में। ठीक है, और
एक्यूमुलेट ये हो जाता है। ये एक्यूमुलेट क्यों होता है? क्योंकि इसके ऑक्सीडाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, एल-कैप्टॉन ऑक्सीडेज। एल-कैप्टॉन ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है जो इसके ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होता है। इसको होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, ठीक है। इस एंजाइम का दूसरा नाम है, इसी जो एसिड बन रहा है इसी के बेसिस पे इसका दूसरा नाम है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ये क्या एंजाइम क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये एंजाइम प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता है या नहीं बन पाता है बिल्कुल, तो उस कंडीशन पे ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो जब यूरिन में निकलेगा तो या तो ऑलरेडी यूरिन आपकी ब्लैक कलर की होगी, या फिर जब जैसे यूरिन बाहर आएगी और एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी वो ब्लैक कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज़। अच्छा, जब ये एक्यूमुलेट होता है बॉडी में भी, जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो इससे जो कान होते हैं और जो कान और नाक का कार्टिलेज है वो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाते हैं वो, ठीक है। दूसरी डिजीज़ है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है? इसमें भी एक एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो फिनाइल एलेनिन होता है, ये एक अमीनो एसिड होता है, इसको टायरोसिन में चेंज करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम? फिनाइलिन ऑक्सीडेज, फिनाइल एलानिन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये फिनाइल एलानिन ऑक्सीडेज फिनाइल एलानिन को किस में चेंज करता है? टायरोसिन में। लेकिन जब फिनाइल एलानिन ऑक्सीडेज जो है अगर बॉडी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होमोजाइगस जो रिसेसिव इंडिविजुअल है उसमें ये पैदा ही नहीं हो पाएगा ना, ये क्योंकि उसमें ऐसे जीन्स ही नहीं है जो इसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो एब्सेंट है वो जीन ना। तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉडी में नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज नहीं करेगा। तो इस केस में फिनाइल एलानिन जो होगा बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब ये टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये चेंज होता है फिनाइल पाइरुविक एसिड में, ठीक है। फिनाइल पाइरुविक एसिड में ये चेंज हो जाता है। ये जो फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है बच्चों, ये क्या करता है? ब्रेन को डैमेज करता है, दूसरा ये जो हेयर और स्किन का जो कलर होता है उसके कलरेशन में उसका जो प्रॉपर कलर आना चाहिए उसमें रिडक्शन कर लेता है, ठीक है। लेकिन जितने भी हम ये डिजीजेस पढ़ रहे हैं रिसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर, उसमें जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे वो हमेशा कैरियर रहेंगे, यानी वो डिजीज़ को पास करेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन खुद अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये हर केस में आपको ध्यान रखना है। तीसरी डिजीज़ आती है इसमें एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आपने देखी होगी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, हमारा जो हेयर है और जो हमारा आइरिस है आँख में, उसके कलर के लिए एक पिगमेंट ज़रूरी होता है, मेलानिन, है ना। तो इस डिजीज़ में ये मेलानिन जो पिगमेंट होता है ये बनता नहीं है, ठीक है। और मेलानिन पिगमेंट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एक एंजाइम इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टायरोसिनेज, ये एब्सेंट होता है। तो ये क्या करता है? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, से ये जो टायरोसिन एंजाइम है ये बनाता है मेलानिन, ठीक है। तो जब ये एंजाइम ही एब्सेंट होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। बॉडी में तो प्रेजेंट है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, लेकिन एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से मेलानिन नहीं बनेगा, तो डिसकलरेशन हो जाता है ना। वैसे तो जो एल्बिनो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस उनकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आइरिस में भी जो पिगमेंट एब्सेंट है,
तो जब वो तेज़ रोशनी में बाहर जाते हैं तो उनकी आई डैमेज होने के चांसेस जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं। लास्ट है आपका, इसका नाम थोड़ा अलग है, टे सैक्स डिजीज़। ठीक है, टे सैक्स डिजीज़ क्या होता है? इन्फेंटाइल हेमोरेटिक इडियोक्सी। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो नॉर्मल पैदा होता है, आपको पता नहीं चलेगा उसको ये बीमारी है, लेकिन ऑब्वियसली वो बच्चा भी क्या होगा? होमोजाइगस होगा। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव जीन उसके अंदर होगा। जो रिसेसिव जीन है वो किस कंडीशन में होगा? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, है ना। तो वैसे बच्चा तो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फ्यू मंथ्स के बाद इस डिजीज़ में जो फैट मेटाबॉलिज्म है उस इंडिविजुअल के अंदर वो प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से उसको ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्पाइनल डैमेज होता है ऐसे इंडिविजुअल को। तो जब ब्रेन डैमेज और स्पाइनल डैमेज होगा तो ऑब्वियसली मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिसिस होगी। और बच्चों इसमें क्या होता है, जो भी जिस भी बच्चे को ये है वो 3 से 4 साल तक ही देखा गया है कि वो ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, उसका कोई भी क्योर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया जो कि जब ऑटोसोम्स में डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट थे। अब है अगर डिफेक्टिव जीन्स सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब है अगर सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर सेक्स क्रोमोसोम में डिजीज प्रेजेंट होंगे तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि सेक्स लिंक्ड जीन्स में होते हैं, और सेक्स लिंक्ड जीन्स यानी एक्स में, क्योंकि वाई में मैंने आपको बताया था वाई सिर्फ मेल नेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्योंकि उसमें और कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं होता, उसमें टेस्टस डिटर्मिनिंग फैक्टर था, TDF होता है, उसके अलावा और कोई जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली सारे के सारे जीन्स किस में होंगे? एक्स में होंगे। ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो सेक्स क्रोमोसोम यानी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक्स क्रोमोसोम में है, उनको हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, समझाया था मैंने, और दूसरा मैंने बताई थी आपको ये रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, 2 हमने पढ़ी थी। इसके अलावा भी बच्चों 2-3 डिसऑर्डर्स और हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एक और है नाइट ब्लाइंडनेस। ये चारों के चारों यानी हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और नाइट ब्लाइंडनेस, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। और क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं यानी मेल के केस में अगर ये इसमें प्रेजेंट हैं तो उसको डिजीज़ होनी ही होनी है, वो कैरियर नहीं होगा। लेकिन फीमेल के केस में ये डिजीज़ कब होंगी? जब दोनों में वो डिसऑर्डर या फिर वो जीन पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला क्या करेगा? डोमिनेंट वाला उसको होने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं आप देखोगे कि वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल्स के। ठीक है, तो जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब हमारा ये ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में या ह्यूमन डिसऑर्डर्स में लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसको हम लास्ट और एंडिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।